आइए जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आपका बेस थ्योरम पे कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशनल जो है एप्लीकेशन होता है और दो चीज़ को अगर एक साथ ऐड करना है तो कैसे ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको जो चीज़ न समझ में आ रहा हो, जो पार्ट न समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ लिया करिए, ठीक है। तो देखिएगा, आइए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम। कोई आदमी जो है 5 बार बोलता है, उसमें से 3 बार सही बोलता है। मतलब जैसे कहीं मान ले बात कर रहा है कुछ भी, या उसकी हैबिट जो होगी किसी आदमी की, तो वो 5 बार किसी बात को बोलेगा, चाहे जो डिफरेंट होगा, उसमें 5 बार में से 3 टाइम्स क्या करता है? सही बोलता है। मतलब 3 बार सच बोलता है और 5 बार में से 3 बार सच बोलता है, 2 बार झूठ बोल देता है, ठीक है। तो ये है मैन की प्रॉपर्टी कि मैन क्या करता है? 5 बार में से 3 बार सही और 2 बार गलत या क्या रॉन्ग वर्ड बोलता है, ठीक है। ही थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। जब वो ट्रू बोलेगा तो ही थ्रो अ डाइस, तब हम एक डाइस फेंकेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे क्या कि जब जब वो सही बोलता है तो जो डाइस से नंबर आता है ग्रेटर देन 4 आता है, ठीक है। इसका मतलब है उसके ट्रूथ को जानने के लिए, या हम लोग एक तरह से लॉजिकल लगा लें कि अगर हम डाइस को फेंके 4 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। डाइस में 6 नंबर होता है, 4 से जब बड़ा नंबर आता है तो हम ये कैलकुलेशन लगा लेंगे कि वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो 4 से जब बड़ा नंबर आएगा तो वो क्या करेगा? ट्रूथ बोलेगा। फाइंड द probability that it is actually a number greater than 4। इसका मतलब है हम लोग को 4 से बड़ा नंबर लाने की probability निकालनी है, मतलब उसके ट्रूथ की probability निकालनी, वो ट्रूथ हमेशा बोलता है। तो ऐसे में ये बेस का थ्योरम लगता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में E1 मान लेंगे। E1 क्या है आपका? अगर हम E1 की बात करें तो E1 हम मान ले कि ट्रूथ इवेंट है, ठीक है। E1 क्या है? ट्रूथ इवेंट, ठीक है। E1 क्या है हमारा? ट्रूथ इवेंट है। ये क्या है? क्या करता है? यहाँ देखिए, ट्रूथ बोलता है, तो ट्रूथ इवेंट हो गया, ठीक है। और E2 क्या होगा? ये हमारा ये ट्रूथ है, तो ये वाला क्या होगा? फॉल्स इवेंट हो जाएगा। और ई जो है वो इवेंट है हमारा, जिसको प्रोबेबिलिटी इवेंट बोलेंगे। अब देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी इवन लिखेंगे। जब पी इवन लिखेंगे ट्रूथ, तो 5 में से 3 बार सही बोला तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग फॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यहाँ P2 होगा, तो हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा 2/5, ठीक है ना। ट्रूथ के लिए 3/5, फॉल्स के लिए जो है E2 2/5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या है, यहाँ से लेते हैं इसका डाइस की वैल्यू। तो डाइस के लिए कैसे लिखेंगे? P लिख देते हैं और E/E1 की बात कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ के लिए जो वैल्यू आएगी, अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से जो ट्रूथ के लिए वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो ये क्या है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डाइस के लिए, तो डाइस के लिए टोटल कितना होता है? तो डाइस की जो वैल्यू होती है टोटल 6 और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कितना हो जाएगा? ये 5 आपका हो गया, ठीक है ना। 2 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो नहीं, 2/5 पहले मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कि 2 बार जो है ट्रूथ पे 2 बार क्या आ रहा है हमारा, तो ट्रूथ पे हमारा 2 बार ग्रेटर देन 4 आ रहा, तो ये इसको काट देंगे, कंडीशनल 1/3 आ जाएगा। और P/E जो है फॉल्स की कंडीशन पे जब ये नहीं आएगा तो हमारा कितना होगा?
4/6 होगा, इसको इससे काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी ये वाली है और ट्रूथ का कंडीशनल में हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, फॉल्स का ये आ जाएगा। अब क्या करना, हम लोग को बेस थ्योरम लगा देना, सिर्फ ध्यान से क्या होगा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जब लगाएंगे हम लोग तो देखिए करना क्या होगा, बेस थ्योरम में सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को पी ट्रूथ की कंडीशन लेनी पड़ेगी, E/E1 और यहाँ से P/E1 लिख दे, फिर अपान, फिर क्या होगा P/E1 और P/E1, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे P/E/E2 और इसके बाद P/E2, यही वैल्यू रख के आपको कर देनी है सॉल्व। अब यहाँ सॉल्व कर ले तो यहाँ वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1/3 मल्टीप्लाई और यहाँ कितना हो जा रहा है हमारा 3/5, फिर यहाँ पे आएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा, तो आपका प्लस कितना हो जा रहा है, तो आपका प्लस हो जा रहा है दूसरा वैल्यू 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 2/5, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम लोग तो सॉल्व जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, ये 3/5 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 1/5 ऊपर हो गया। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ भी इससे ये कट जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ भी 1/5 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। फिर इसको अगर सॉल्व आप करते इस वाले तो 1/5 अपान यहाँ पे एलसीएम मतलब 5/5 हो जाएगा। जब इस 5 से 5 काट देंगे तो आपका 1/5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको देखें कि वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/5 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, एक बार आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ का जो एलसीएम है ना वो थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ का मैंने काट तो दिया, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। ये यहाँ 5 तिहाई 15 होगा, देखिए यहाँ पे मैं भूल गया, 5 तिहाई 15 होगा और 15 के हिसाब से देखिए यहाँ छूट रहा था, 5 तिहाई 15 होगा यहाँ पे, और इसके हिसाब से जो है यहाँ पे क्या करना होगा 3 आ जाएगा, 3 + 4/15 होगा और ये कटेगा ना इससे, तो यहाँ पे बचेगा 3, मतलब हो जाएगा आंसर आएगा 3/7, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम जगह है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/5, 3 से 3 कट गया और 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो यहाँ 4 कितना होगा 15 होगा, यहाँ 4/15 हो जाएगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं 5 लिख देते इसलिए नहीं, एलसीएम 15 हो जाएगा और 15 के बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 ही आएगा, यही कटने के बाद ये 3 होगा, तो 3 कितना होगा 7, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया आंसर कि जो है ट्रूथ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कब कब ट्रूथ बोलेगा, डाइस के हिसाब से, जब वो ट्रूथ बोलेगा तो डाइस में ग्रेटर देन 4 आएगा, और जब वो फॉल्स करेगा, जब वो फॉल्स बोलता है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मतलब जो डाइस होगा उसमें लेस देन 4 या इक्वल टू 4 आ सकता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आए समझ में, तो आप लोग देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सुपर चैट और सुपर थैंक्स के जो है माध्यम से आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कोशिश करूंगा उसको कंप्लीट करने की, पूरा करने की। ठीक है, देखिए क्या है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब, 10 बल्ब का लॉट है,
विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव, मतलब 10 बल्ब टोटल, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। ठीक है, 10 बल्ब में से 3 डिफेक्टिव बल्ब है, ये बोल रहा है। फिर क्या दिया है, अ सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, और 10 में से 3 बल्ब खराब है और हम लोग को सैंपल दिखाने के लिए, देखने के लिए 2 बल्ब निकालते हैं सिर्फ, और उस बल्ब में से 2 सैंपल में से निकालते हैं। तो बोला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि डिफेक्टिव बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या है, टोटल बल्ब मान लेते हैं। टोटल बल्ब इक्वल टू 10। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब, यहाँ डी लिख दे। डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा, आपका हो गया 3, और नॉन डिफेक्टिव हो गया आपका 7। ठीक है, और x जो होता है इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, रैंडम। ठीक है, फॉर किसके लिए, डिफेक्टिव के लिए। डिफेक्टिव बल्ब के लिए क्या है, रैंडम ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, हम लोग निकाले P और निकाल दिया D, मतलब डिफेक्टिव कितना है, तो 3 में से आपका मिल गया कितना, 3 में से 10 में से 3 डिफेक्टिव मिल गया। और नॉन डिफेक्टिव अगर निकाल दें तो 7/10 नॉन डिफेक्टिव हो गया। ये तो हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। हम लोग को अगर वैल्यू निकालनी, तो आप लोग ध्यान से देखिए, दिख रहा है कि नहीं पहले, ठीक है ना, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा ना। तो अगर हम लोग को आगे सॉल्व करना है, तो देखिए करना क्या होगा, डिफेक्टिव में हम लोग रैंडम वेरिएबल में जो वैल्यू लेंगे, उसमें देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर इसमें कितना है, 2 ही तो निकालना है। तो 2 के लिए अगर हम लोग देखें, तो जो नंबर है डिफेक्टिव की 0, 1 और 2 हो सकती है, ये नंबर है डिफेक्टिव की। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, x इसके लिए दिखाते हैं 0 के लिए। ठीक है, तो कितना होगा, 7 में से c लेना है, 7c0 और 3c0 अपान टोटल 7c2 सेलेक्ट करना। मतलब मान लीजिए एक बल्ब 7 में से पहला जो बल्ब लिए, मान लीजिए, ठीक है, 7 में से जब पहला बल्ब लेंगे, तो ये कौन सा बल्ब होगा, पहला बल्ब हमारा कैसा हो, आपका 7 का मतलब क्या हो, पहला बल्ब क्या हो, 0 का मतलब ये नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, मतलब ये नॉन डिफेक्टिव है, तो यहाँ क्या होगा, दूसरा बल्ब भी क्या है, नॉन डिफेक्टिव हो गया। और यहाँ डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, एक तरह से हो जाएगा 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से आ जाएगा आपका 7 यहाँ पे, और आपकी वैल्यू हो जाएगी, c को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 मान लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा 10/10 - 2, इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना होगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो गया हमारा 7, और नीचे तो 0 हो जाएगा। कितना गया यार, 7 यहाँ पे हो गया, 7 हो जाएगा, 7 यहाँ पे, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, एक तरह से ये 7 आपका, ये 1 आएगा, भूल गया मैं, ये 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा, 5 है ना। तो आपका बच गया कितना, यहाँ पे 7 अपान ये हो गया आपका 5 बच गया ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप देखने की कोशिश करिए, आप समझिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिएगा आराम से समझिए। तो देखिएगा,
हम लोग क्या करते हैं, अगर पहला नंबर 0 है तो लेने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमने ये मान लिया कि 7 जो सही बल्ब है उसमें से दोनों बल्ब क्या हो हमारा, जब दोनों नॉन डिफेक्टिव होगा तो इस तीनों में से जो है, इसका मतलब है ये क्या है, ये दोनों हमारा सही बल्ब हो गया और इसका मतलब ये 0 हो गया, इसमें जो है नॉन डिफेक्टिव भी नहीं लिया। और यहाँ 10 में से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है, इसको सॉल्व करते थोड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया था जगह कम की वजह से। तो देखिए फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस 2 मल्टीपाई फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 0 अपान, यहाँ सॉल्व करते फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल कितना होगा 10 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जगह ले रहा है ना, इसलिए मैं जल्दी कर रहा था। तो देखिए थोड़ा सा क्या आ सकता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाला तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल से, यहाँ आएगा 5 तो 7 इंटू 6 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ कितना है 8, यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 9, ये 8 आ गया। और इसको थोड़ा सा और काट देंगे तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, इसको इससे और थोड़ा काटेंगे तो 5 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा 7 अपान, देखिए आप 15 आ गया, एक ये वैल्यू आ गई 7 अपान 15, पहली वैल्यू है ये 7 अपान 15। अब नेक्स्ट थोड़ा जगह की कमी पड़ेगी तो आप मैं यहाँ दिखाता हूँ। x आप ले लेंगे 1 पे, x 1 पे जब लेंगे तो 7c1 इंटू क्या होगा यहाँ पे 7c, यहाँ पे 3c1 अपान 10c2, ये ऐसे लगेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखते हैं, अगर छोटा करते इसको तो यहाँ पे देखिए आएगा कितना लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस 1 इंटू यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 1 यहाँ पे, फिर अपान यहाँ ले लीजिए वैल्यू, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 9, ये इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए आएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा इसकी वजह से, और यहाँ पे आएगा 2 तो 3 बचेगा यहाँ पे, अपान यहाँ आ गया कितना 10 इंटू 9 आ गया, इसको इससे काट देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये लगभग आपका अगर 7 अपान कितना आ गया तो 30 आ गया। ठीक है, देखिए अब तीसरा वाला निकालना है तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला होगा 7 अपान, ठीक है 7 अपान 15, दूसरा आ गया कितना, तो आपका आ गया 7 अपान 15 और दूसरे वाले में कितना हो गया 7, और आपका जो है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 में कितना आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका हो गया यहाँ पे 1 कर दिए तो आपका हो गया 7 इतना, और यहाँ पे आपने कर दिया तो आपका 1 आ गया, तो 1 की वजह से कितना होगा ये, ठीक है। और यहाँ से आपने देखा कि जो है अब ये वैल्यू आ गई कितनी 7 अपान, अभी अगली वैल्यू एक और लेनी है, यहाँ थोड़ा कम जगह है तो आप लोग कोशिश करिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं 7, आप ध्यान से देखिए कौन सा लेना है, x2 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, x2 की वैल्यू लेनी है, तो x2 के लिए आप सॉल्व करिए, क्या करना है देखिए सॉल्व कर लीजिए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, मैं इरेज नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इरेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम x3 लिख देते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, तो 2 के लिए यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे मान लिए c, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब c 0 होगा तो यहाँ आएगा 1, यहाँ देखिए c यहाँ पे हो जाएगा सेम, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 2 लेंगे, अब ये 2 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जब 2 आ जाएगा 3 में से 2 1 आएगा तो 3 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा अपान, और इसकी जो वैल्यू है 10 इंटू 9 ये नहीं बदलेगी, यही रहेगी, और यहाँ पे आपको कटेगा ये 5, और यहाँ से कट जाएगा, आपको आ गया कितना 3, तो आपको आ गया 1/15। तो आपका जो टेबल, अब मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ यहीं पे, देखिए ऐसे करके अगर वैल्यू हम लोग टेबल देखते हैं तो ये x हो गया और ये px हो गया, तो पहली दूसरी तीसरी वैल्यू ऐसे, तो पहली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7, आपका यहाँ हो गया 0, तो यहाँ 7/15 हो गया, यहाँ हो गया 1,
तो आपका हो गया 7/30। जब आपकी वैल्यू हो गई 2 तो आपकी वैल्यू यहाँ से आ गई 1/15। तो ये आपने देखा किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा डाउट की बात नहीं है, ये थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, इसलिए इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखना है। देखिए कैसे, पहले वाले के लिए आपको यहाँ क्या करना है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी जब 0 निकालेंगे तो यहाँ ये मान लेंगे कि ये जो है नॉन डिफेक्टिव होगा, इसमें जो है तब कोई डिफेक्ट, यहाँ क्या है कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ C2 ले लेंगे, यहाँ 0 लेंगे और इसकी वैल्यू से टोटल से डिवाइड कर देंगे। अब जब दूसरी वैल्यू अगर आपको लेनी है यहाँ से, ये यहाँ से जब x की वैल्यू 1, इसका मतलब एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव टोटल से डिवाइड कर देंगे। जब तीसरी वैल्यू लेनी है यहाँ पे, जब दोनों डिफेक्टिव हो तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ दोनों डिफेक्टिव की वैल्यू टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व करेंगे जो भी आएगा। अगर आपको यहाँ हल्की मिस्टेक भी होगी तो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, आइए क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन किसका है, तो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू जो है CBSE बोर्ड। तो CBSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लिए तो उसी क्वेश्चन पेपर से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हो उन्हीं को मैं लेके लगातार जो है क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का बेस थ्योरम पे जो है एक तरह से बेस थ्योरम पे आता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अब फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B। अगर कोई फैक्ट्री है जिसमें क्या है 2 मशीन है, A और मतलब A और B 2 मशीन मान लिया। पास रिकॉर्ड सो दैट मशीन A क्या करती है 60% जो है सामान को बना लेती है और B वाले का जो आउटपुट है 40%, ठीक है। और 2% A वाला और 1% जो है 2 वाला मतलब सेकंड वाला मशीन डिफेक्टिव बना देता है। तो ऑल द आइटम आर पुट इनटू स्टॉक पाइल, मतलब एक साथ सभी दोनों के आइटम को रखने हैं और ये बताना है प्रोबेबिलिटी बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन। जो डिफेक्टिव निकले वो मशीन सिर्फ किस मशीन का निकले, तो B वाली मशीन का निकले, ठीक है। आया समझ में क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि 2 मशीन है A और B, दोनों जो है आपका सामान बनाती हैं। पहले की इफिशियंसी है 60%, दूसरे की 40% है। पहला 2% जो है खराब बनाता है, पहला और दूसरा वाला 1%, और दोनों में से हमको एक साथ दोनों की वैल्यू को रख देना, दोनों के सामान को एक साथ रख देना है और जब सामान को उठाना है तो उसमें से डिफेक्टिव मिले और सिर्फ B का, ये है आंसर, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते देखते कैसे लिया जाना है इसको और कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, इवेंट ऑफ इफेक्टिव इवेंट ऑफ डिफेक्टिव, दिखे ए क्या है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का हम लोग इवेंट A मान लेते हैं और इवन अगर मानते हैं तो किसका होगा, A का मान लिया। और अगर E2 मान ले तो किसका मान ले, तो B का मान ले। मतलब इवन जो इवेंट होगा वो A का मान लिया, A आइटम का, और E2 क्या किसका, B का मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना, अगर हमको निकालने P और निकालने E1, तो P E1 का मतलब है कितनी इसकी इफिशियंसी आएगी। तो P E1 से हम लोग ले लेते हैं, P की वैल्यू कितनी है, E1 हमारा कितना 60% है और यहाँ 100, इसको काट देंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3/5, ठीक है, यही ना आएगा। अगर इसको लिखेंगे आप ऐसे काट भी सकते, P इक्वल P E1 ये हो गया तो 6, ये कितना हो गया 6, मतलब 60/100 काट देंगे तो फिर 2 से और काटेंगे, यहाँ 3 यहाँ 5 आ गया। फिर P E2 ले लीजिए आप दूसरे वाले का, तो दूसरा कितना बनाता आपका, तो आपका बना लेता 40%, 40/100 करेंगे तो 0 0, यहाँ 2 कितना होगा 5 आ गया, ठीक है।
और अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया सही वाला कितना प्रोडक्शन है। अब चलिए डिफेक्टिव बना लेते हैं। तो P और डिफेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लोग का A अपान कितना होगा, E1 हो जाएगा। तो जो डिफेक्टिव है तो P इक्वल A अपान E1, इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो E1 की वैल्यू आपकी आ गई, मान के चलिए डिफेक्टिव कितना है, पहले में 2%, 2 अपान कितना होगा 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, इसको इससे काटेंगे 1/50 आ गया, ठीक है। और फिर P कितना होगा, A अपान E2 अगर निकाल लें, इसमें 1/100 हो गया। इतना जो है आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ये तो वैल्यू हो गया। अब हम लोग को निकालना है कि दोनों में से क्या होगा। तो बेस का थ्योरम होता है, बेस थ्योरम, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम P ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को किसका निकालना है, E2 का, मतलब जो भी B से मिले, मतलब जो भी हमारा डिफेक्टिव मिले, सिर्फ B का मिले तो ये हो जाएगा। तो हम लोग को लिखना क्या है, P लिखना है, और B की जो वैल्यू आएगी PE2 आ जाएगी, इनटू जो है P, और यहाँ हो गया A अपान E2, और अपान में आ जाएगा PE1 इंटू P A अपान E1, फिर प्लस PE2 यहाँ पे P A अपान E2। ये बस देखना कि ये कट तो नहीं रहे, लास्ट वाला थोड़ा सा फॉर्मूला बस, और कुछ नहीं। तो लगभग ये नहीं कटा, मान के चलिए कितना है, P A अपान E2 है, ये P A अपान E2 है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हम लोग, P E2 अपान A, इसका मतलब है ये वो प्रोबेबिलिटी है जो सिर्फ निकल के आगे किसका, B का आएगा, B का जो डिफेक्टिव वो निकल के आएगा। अब वैल्यू लीजिए, P E2 की वैल्यू कितनी है, तो 2/5 है, ठीक है, और P A E2 की वैल्यू आपकी हो गई 1/100, ठीक है। फिर आ जाइए E1 की वैल्यू, P E1 की वैल्यू है 3/5, ठीक है, और यहां से मल्टीप्लाई P A अपान E1 की वैल्यू 1/50, फिर प्लस, और ऊपर वाला 2/5 इंटू 1/100, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/100 अपान, इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका मान के चलिए, अगर हम लोग कंफ्यूज ना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 अपान, ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 50 इंटू 5 कामन कर ले, 50 का मतलब 250 पूरा कामन कर लीजिए, ठीक है। 250 मतलब 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, 5 यहाँ से, 50 यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपने देखा, या तो इसको काट दीजिए, ये भी सही है, 50 बच गया, ठीक है। अब देखिए सेम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 1, सेम है तो यहाँ +1 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी वैल्यू जो आ रही है ये हो जाएगी 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 0 से, अच्छा एक मिनट, हम यहाँ थोड़ा जगह है इतने में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आगे करते हैं कितना, इसको लिखेंगे 2/5 इंटू 100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अपान यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको लिख दिया कितना 4 मल्टी, देखिए 4 इंटू क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख देते, ध्यान से देखिएगा आप, तो 2 हो गया हमारा 500 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो गया कितना, ये ऊपर है तो 250 इधर चला गया, 4 इधर आ गया, इसको इससे काटेंगे 2, और ये हो जाएगा 2.5 दूनी 500, 2 आ गया, आप क्या को 1/4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना है 1/4, यही आपका आंसर है। तो थोड़ा आपसे देखिएगा थोड़ा जगह, तो यहाँ पे नहीं तो फिर थोड़ा सा उस जगह करता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, थोड़ा सा लाइटिंग की दिक्कत भी है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा दूसरी जगह भी लिखता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कटेगा तब, ठीक है। तो अभी मैं लिख देता हूँ, पहले एक बार आप ध्यान से चेक कर लिए कैसे क्या करना है तब, ओके। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूँ, और इस बार कहाँ कर दूँ, तो देखिए सबसे पहले हमको करना कि अगर हमको बेस थ्योरम लगाना है, बेस का थ्योरम जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिखता हूं,
2/5 मल्टीप्लाई 1/100 कर देना है, डायरेक्टली यहाँ नीचे लिखते हैं। फिर कितना आ जाएगा, तो 3/5 इंटू 1/50 और फिर प्लस आ गया कितना 2/5 इंटू 1/100। यही वैल्यू है, बस इतना समझ लीजिए और कुछ नहीं। इसको हमने क्या लिख दिया 2/500 लिख दिया। और यहाँ चाहे तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम अगर लेंगे तो इसको इससे काट दीजिए तो ये 50 आ गया। तो ये कितना हो गया 3 ये और 1 4, 4/, कितना हो गया ये 250 हो जाएगा। तो 2.5 दूनी 502 यहाँ आ गया, इस 2 से 2 ये कट गया तो सीधे 1/4 बच गया। तो यही आपका डिफेक्टिव, मतलब जो बी की डिफेक्टिव वैल्यू है वो कितनी है, तो 1/4 वैल्यू आएगी। अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे परसेंट में तो आपको आ गया कितना, तो आपकी वैल्यू जो आएगी पॉइंट लगा देंगे तो 2 जा चला जाएगा, फिर आपका 5 जा, मतलब 0.25 इतना जो है परसेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी डिफेक्टिव वाली। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझ में नहीं आया आसानी से आप, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ऊपर देख लिए तो देख लीजिए ये नीचे आपकी वैल्यू दिख जाएगी। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दोबारा काटा हूँ, उधर थोड़ा सा दिक्कत थी, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे हुआ है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई जो है क्वेश्चन हो या कहीं नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। तो आइएगा देखिएगा, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये देखिए 2015 में आया, न्यू अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट में भी आया होगा, तो ये पुराने में 2015 आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व करना, क्या फॉर्मूला लगेगा तो हम लोग देख लेते हैं। क्या 3 मशीन है E1 E2 E3, 3 मशीन है जो E1 E2 E3 है। In a certain factory produces 50%, 25% and 25% of the total daily output of electric bulb। ये तीनों मशीन क्या करती है, बल्ब बनाती है। पहली मशीन 50% बल्ब बना लेती है, दूसरी मशीन क्या करती है तो आपका 25% बल्ब बनाती है, और तीसरी वाली क्या है 25% टोटल आउटपुट है सबका। It is known that 4% of bulb, यहाँ ट्यूब लिखा है, बल्ब प्रोड्यूस ऑन ईच ऑफ मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव। दो मशीन जो पहली है 50% 25% वो 4% डिफेक्टिव बनाती है, और दूसरी वाली जो 5% डिफेक्टिव बल्ब बना लेती है। क्या है E1 आर डिफेक्टिव इफ वन ट्यूब इज पिकअप एट रैंडम, मतलब एक बल्ब को हमको उठाना है और प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी हो डिफेक्टिव उठे उठना किसको डिफेक्टिव है, ठीक है। तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मानना क्या पड़ेगा। तो अगर हम ए को क्या मान ले, इवेंट मान ले टोटल, ठीक है। ए क्या है इवेंट, उसको क्या है इवेंट ऑफ डिफेक्टिव का, ये डिफेक्टिव का इवेंट, ठीक है। तो किसका इवेंट है, ये डिफेक्टिव का है। ये किसका है, ये डिफेक्टिव का इवेंट है। और A1 किसका इवेंट है, A2 उसके बाद मान लिया, A3 मान लिया, ठीक है। तो A1 किसका हो गया, तो E1, A2 E2 का मान लिया, A3 E3 का इवेंट मान लिया। मतलब ये हमें निकालना है और इसका सबका इवेंट निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये डिफेक्टिव निकालना है, ठीक है, तो अगर डिफेक्टिव कितना परसेंट आता है देखिए, तो डिफेक्टिव आ जाता है आपका 4%। आपका जो है डिफेक्टिव आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डिफेक्टिव को छोड़िएगा और आप क्या करिएगा, सबसे पहले अब आपको निकालना सबका अलग अलग वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, तो आपको लिखना PA1 ये कितना बनाता है, तो ये बना लेता है आपका 50% अपॉन 100, तो ये बनाता है 1/2, इतने बल्ब को बना लेता है।
A2 बनाता कितना बल्ब ये बना लेता है, तो ये बनाता है 25/100, ये 1/4 बना लेता है। ऐसे ही A3 कितने बल्ब को बना सकता है, तो ये हो 25 यहाँ भी 100, तो ये होता है 1/4 आ गया। इतना ये सब बल्ब बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा P, उसके बाद क्या होगा, A/, कितना होगा, A1, मतलब ये डिफेक्टिव वाला है। A/A1 का डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कौन बनाता है, 4% बनाता है, ठीक है। कितना है, 4% ये बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का ये कितना हो गया, 100 का 4% ये बना लेता है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। फिर उसके बाद P और ये A/A2, A2 जो है क्या कितना है, ये भी 4% बना लेता है, तो 4/ कितना हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये भी कटेगा तो 1/25 आ गया। और P आपका A/ कितना होगा, A3 बनाएगा, तो ये 5% बनाता, 5/ कितना 100 आ गया, तो 1/20। तो ये देखिए यहाँ पे जितना बनाता है डिफेक्टिव बनाता है। अब क्या करना हम लोग को, अब ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी डिफेक्टिव की। तो P अगर A निकालते हैं तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे लिखेंगे, PA1 इंटू PA/A1। फिर उसके बाद आपका जगह नहीं कम पे P, यहाँ पे होगा A2 और यहाँ PA/A2, फिर यहाँ प्लस PA3 और यहाँ कितना हो जाएगा, A3, यहाँ पे हो जाएगा PA/A3। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए बस। तो P आपके पास कितना, देखिए P1 1/2 मल्टीप्लाई PA की वैल्यू कितना है, ये देखिएगा 1/25, फिर प्लस, फिर उसके बाद कितना आ गया आपका 1/4 है यहाँ पे PA2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करना, PA2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/25, फिर प्लस करिए, फिर PA3 है, PA3 की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 हो गया, और PA/A3 की वैल्यू कितनी है, 1/20। बस इन्हीं को आपको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 25 दूनी 50, फिर प्लस ये आ गया कितना 1/100, फिर यहाँ पे आ गया कितना 1/ कितना हो गया, ये 4 दूनी 80। इसको एलसीएम लेके मैं यहीं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, ये देखिए 100 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 100 में 4 से 400 ये आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 400 यहाँ हो गया, 50 चौका 100 यहाँ, 50 नहीं 50 कितना हो गया, 50 8 बार में आएगा, 8 यहाँ आ गया, और यहाँ पे 4 बार आ गया, प्लस यहाँ कितनी बार आ जाएगा, तो 0 0 काट दिए 5, कितना आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, 5 8 40, 5 बार आ गया। तो कुल मिला के आपके पास मिल गया 10 12 5 17, 17/, कितना होगा 400 आ गया। अगर आप डिवाइड कर भी देते हैं तो 7, तो आपका आ गया, आप तो 4 चौके 16, फिर 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 5 20 और 2 0 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ देखेंगे 4 से हमने भाग दे दिया है और ये 400 है, तो आपका दशमलव में आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 170 होगा। अगर ऐसे देखा जाए यही ना, अगर दशमलव लगा देंगे क्या होगा 170 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है फिर 0 10, देखिए अगर हमने क्या कर दिया 17 में 400 से भाग देंगे मान लीजिए, तो अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। तो अब कितनी बार 0, इसका मतलब है 0 यहाँ पे हम लिख दे रहे थोड़ा सा आगे, और इक्वल 0.0425, इतना % आ गया डिफेक्टिव की वैल्यू आ गया 0.0425, ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार अच्छे से तब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। दिख रहा है ना कुछ कट तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत कटे तो बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग और इसको हम उतने ही जगह में करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप वो, ठीक है। आया समझ में? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस इसमें पूछे हुए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में है, वो क्वेश्चन है ये। तो हम लोग लाइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डेरिवेशन का क्वेश्चन है, किसका? तो आपका जो है डेरिवेटिव है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको आगे जो है कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज ए स्क्वायर। और क्वेश्चन आया हुआ 2008-2011 में, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ 2008-2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग है, अगर कोई हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करते हैं किसके अंदर, सर्किल के अंदर, तो वो रेक्टेंगल जो है स्क्वायर होगा, मतलब उस रेक्टेंगल की जो एरिया मैक्सिमम एरिया होगी वो स्क्वायर की एरिया के इक्वल होगा। so that the rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle is a square। मतलब जो मैक्सिमम एरिया होगा जो आएगा वो किसके आएगा, तो स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग कंडीशन जानते हैं कि स्क्वायर होगा तो उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो आइए हम इसी क्रम में क्या करते हैं, आइए सबसे पहले करते हैं ये कि सॉल्यूशन ले लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहला काम होगा फिगर ड्रा करने का। तो फिगर यहाँ ड्रा कर देते, देखिए इस तरीके, ये चलिए हमने फिगर ड्रा कर दिया, ये यहाँ पे। अब ये मान के चलिए, ये हमें हो सकता है स्क्वायर दिख रहा हो, पर ये मान के चलिए स्टार्टिंग में ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ऐसा शेप मान के चलिए। तो देखिएगा यहाँ से इसको डायगोनल को यहाँ मीट कर देना है हम लोग को। तो यहाँ देखिएगा, ये पहले सर्किल बोला है, तो सर्किल का सेंटर ये आर, ये रेडियस होगा, आर ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे वाई, मतलब लेंथ ब्रेथ को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, और इसके रेडियस को सर्किल के क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखें तो रेक्टेंगल अगर होगा तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री का तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग समझते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, का मतलब 2r स्क्वायर ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो आगे हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। फिर आगे वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट हम लोग को y चाहिए तो अंडर रूट के अंदर ले जाना होगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरिया का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ हो जाता है, यही ना। अब क्या करेंगे, एरिया लेंथ की वैल्यू तो x, ब्रेथ की वैल्यू y, को यहाँ पे हमको y की वैल्यू पुट कर देनी है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया, एरिया में ला दिया, मतलब इस फिगर से जो वैल्यू था हमने एरिया के टर्म में ला दिया है। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, प्रोडक्ट का रूल लगेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे छोड़ दिया और इसके अंदर की वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और पावर की वजह से सॉल्व करेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसका हमने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पावर जब हटाएंगे तो 1/2 होगा, तो 1/2 आ गया। और उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कितना हो जाएगा, ब्रैकेट हटा के लिखे या ऐसे लिखते हैं, चलिए इसको हमने ब्रैकेट मान लिए, हटा दिया, तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ही। अब उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका करना है डिफ्रेंसिएशन। तो r कांस्टेंट इसका नहीं कर, इसका करेंगे तो -2x आ जाएगा।
और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये हटाते हैं, फिर यहाँ आएगा प्लस आ जाएगा, और जैसे प्लस आएगा तो अब क्या होगा, फर्स्ट का नहीं हुआ, फर्स्ट का करेंगे x का 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगी, क्योंकि x का 1 हो गया। और सेकंड फंक्शन को ऐसे देखिएगा, प्रोडक्ट फंक्शन का जब भी हमको डिफ्रेंसिएशन करना रहता है करते क्या है, फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करते हम लोग, तो सेकंड में क्या होगा, ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हटाएंगे, पावर 1/2 आएगा, पावर की वजह से 1/2 होगा, फिर उसके बाद जो भी पावर होगा उसमें से 1/2 है तो -1/2 आ गया, और अंदर चलेंगे जो भी फंक्शन उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का नहीं करेंगे, 2x का -2x हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन x उसका डिफरेंशियल 1 हो गया, और ये ब्रैकेट ऐसे लिख दे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते आइए, तो ये होगा dA/dx इक्वल टू, थोड़ा जगह कम लगेगा मतलब, पर इसको ध्यान देखिए। अब क्या करना हम लोग को, यहाँ देख रहे हैं माइनस, ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग की माइनस दिख रही है क्योंकि इसकी वजह से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हम लोग की -x², ठीक है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा -x², क्यों, और यहाँ इसके नीचे जो है ये आ गया अपान में 4r² माइनस x², वो भी अंडर रूट में, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 4r² माइनस x², ठीक है। क्यों किया हम लोग, क्या किया, इसकी पावर 1/2 इसको नीचे ले जाके अंडर रूट में लिख दिए, प्लस में हो गया, और यहाँ x मल्टीप्लाई करिए x² हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस कितना हो जाएगा 4r² माइनस x² अपान कितना हो गया 4r² माइनस x², ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो जाएगी 4r² माइनस 2x² अपान यहाँ हो गया अंडर रूट 4r² माइनस x²। इतना आप पहले समझ लीजिए, दिख रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझको। तो नीचे तक तो दिख रहा है, ठीक है, कोई डाउट, कोई कुछ भी नहीं। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके पूछ लिया करिए, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो डालते, किसी और के लिए नहीं। तो अगर आपकी डाउट बनी रहेगी तो हमें क्या फ़ायदा है वीडियो डालने का, तो आप ज़रूर हमसे पूछ लिया करिए, ठीक है। तो आप ही तो सब कुछ है, तो आपके लिए वीडियो डालते हैं, और क्या हम खुद ही वीडियो थोड़ी देखेंगे दोबारा, तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, इस जगह पे डाउट है, तो मैं आपको दोबारा कोशिश करूँगा फिर से बताने की। फिर वैसे कोशिश करता हूँ कहीं डाउट न रह जाए, इसलिए थोड़ी टाइम लगती है पर बताता। तो ये इतना आपको मिल गया, इतना, ठीक है। अब देखिए फिर थोड़ा जगह चाहिए हमको। एक बार यहाँ से पहले हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हमारा मैक्सिमम मिनिमम dA/dx इक्वल क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है, वैल्यू सॉल्व कर। जब इसको 0 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो वैल्यू है 4r² माइनस जो है 2x² इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू अगर ये 0 करेंगे, जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, इस 0 में इक्वल टू अगर यहाँ पैसे हम लोग 0 लिखेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो लिखेंगे 2x² इक्वल टू 4r²। तो x की वैल्यू ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, अंडर रूट 2ar हो गया। ये x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल टू आ गया 2 अंडर रूट 2r, ये x की वैल्यू है, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग को करना क्या है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है और यही वैल्यू को पुट करना है। अगर वो वैल्यू हमारी निगेटिव में आ गई तो मैक्सिमम मान लेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में ला के रख देंगे, वैल्यू पता चल जाएगी कितना आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फिर से यहाँ देख लेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे x की वैल्यू इतनी है तो हम लोग को निकालना क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू इतनी आ गई तो y निकालने का मतलब जो हम लोग वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई तो y भी आ जाएगी। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब बताइए,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, या तो इरेज करें थोड़ा सा, या तो हम एडजस्ट करें कहीं पे थोड़ा बहुत। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा फिगर को इरेज करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आया समझ में? तो देखिए थोड़ा सा इरेज करते हैं या छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ये फिगर को हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये रहा। अब यहाँ शॉर्टकट लेते थोड़ा सा, क्या करेंगे हम लोग, d2a अपान dx2 करेंगे इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमको करना क्या होगा, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देते हैं 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो आएगा -4x², ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे और फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे, ये रहा। और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर करेंगे तो वही चीज़ आएगा 1/2, और अंडर रूट में फिर से यहाँ पे पावर में दिखा देना है 4r² माइनस x² की पावर -1/2, फिर मल्टीप्लाई इसका करेंगे -2x, और उसके बाद ये अपान में जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² माइनस x² हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, x की वैल्यू ये रख दीजिए, मतलब x² की जगह आप ऐसे समझिएगा, x² की जगह 2r² रख दीजिए, यहीं पता चल जाएगी। x² की जगह 2r², देखिए ये वाला जैसे x² की वैल्यू हम यहाँ रख भी दे रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 4r², और यहाँ x की जगह हम रखेंगे कितना, x² की जगह कितना होगा, 2r² हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर -4x की कितना रखना है, x² की जगह कितना रख देना है हम लोग को, तो यहाँ से रख देना है 2r², तो ये आ गया हमारा कितना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8r²। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 4r² माइनस, जैसे यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, ध्यान से देखेंगे ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, इधर वाला पूरा टर्म 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में आएगा 4r² माइनस x²। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ माइनस आ चुका है, अगर ये माइनस आ चुका है मतलब लेस देन 0 है, तो x इक्वल टू √2r पे क्या है, ये मैक्सिमम है। देखिए यही पकड़ में आ गया ना, ये मैक्सिमम आ गया, तो ये किसका आ गया, इस कंडीशन पे मैक्सिमम x इक्वल टू √2r पे ये मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ से ये वैल्यू उठानी है, यहाँ से हम आगे ले चलते हैं। अब यहाँ से वैल्यू उठानी है, और हमारा जो इक्वेशन आया है कौन सा है, तो यही मान लीजिए, इसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देनी है, किसकी, x की वैल्यू, y निकालना। तो जब हम y इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से ये, तो 4r² माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, तो 2r², इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना होगा, 2r², मतलब x की वैल्यू भी 2r², y की वैल्यू तो ये x² है, तो यहाँ कितना, x की वैल्यू भी √2r आ गया, y की वैल्यू भी √2r आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ये क्या होगा, हेंस क्या है, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये ज़्यादा जगह नहीं इसलिए इतने में एडजस्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल क्या हो गया, स्क्वायर प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी साइड को दिखा दिया, क्या थोड़ा सा कट रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, आपका कटेगा नहीं, ये आप देख लिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल को क्या स्क्वायर प्रूफ कर लिया आपने। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्या कंडीशन, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ आपके लिए। देखिए ये है, ये हो गया आपका, मान के चलिए थोड़ा सा शेप थोड़ा सा सीधा होना चाहिए ना, तो ये आपका बन गया स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल,
और यहाँ पे आपने मान लिया r और यहाँ मान लिया r, ये x हो गया और ये y हो गया। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल की कंडीशन आप समझते ही हैं कि रेक्टेंगल में जो होता है यहाँ 90 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री होता है ना तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग गया, जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 4r स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल निकाल लिया तो y की वैल्यू अंडर रूट में आ गई। एक हमने क्या कर लिया, और एरिया इक्वल हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, y की जगह यहाँ से उठा के ये रख दिया, ये उसके बाद इसी का क्या कर दिया आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसको उठा के, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट आप करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आगे सॉल्व होके यहाँ पे, फिर आप क्या कर देंगे इक्वल टू 0 कर दीजिए। जब इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपकी x केवल अंडर रूट 2r आ गई। अब क्या करना है, एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन करिए और ये वैल्यू उठा के उसमें रख देंगे। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमम है, तो देखिए मैक्स, और मैक्सिमम हो गया तो हम लोग को x इक्वल अंडर 2r की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में ला के रखना है और ये देखना है x y के इक्वल आता है कि नहीं। तो आपने देखा x y के इक्वल आ गया, इसका मतलब रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया पे रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया स्क्वायर के इक्वल हो गया। मतलब अगर कोई सर्किल के अंदर रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जिसकी एरिया मैक्सिमम होगी तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना। ओके ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, मतलब डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का, वो भी मैक्सिमा और मिनिमा का है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन रीड करिए और उसके बाद तब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। क्या दिया है, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम इट इज क्यूब। मतलब बताना है कि प्रूफ करना है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ स्क्वायर बेस अगर हो उसका, ठीक है, एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम अगर हो तो वह क्यूब होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई क्यूबॉइड हो जिसका बेस जो है स्क्वायर हो और वो क्या होगा मिनिमम, अगर वॉल्यूम अगर होगा उसका मिनिमम सरफेस एरिया हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या है स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम गिवन हो तो क्या है इज मिनिमम हो, तब उसको बोलेंगे कि ये क्या है क्यूब है। और ये 2009-2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से, बेस कैसा स्क्वायर बेस होगा और उसके बाद जो है क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फिगर तो ड्रा करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि बेस की जो साइड है वो कितनी होगी x है और अदर साइड जो होगी वो कितनी होगी y होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है एरिया ही, सरफेस एरिया यस मान लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं तो वॉल्यूम पहले मान लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ए क्यूब होता है, मतलब क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये बेस हो गया तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आए कोई तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या नहीं मिल गई, तो बी अपान एक्स स्क्वायर मिल गया। इसको मान ले फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एरिया यस को सरफेस एरिया अगर बोले तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्यूब का हो गया और ये क्यूबॉइड, ये हमारा ये स्क्वायर, ये आपका रेक्टेंगल 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 और ये फिर से आ गया स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर हो गया और 4 हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो यस इक्वल हो गया कितना 2x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4xy। तो यस इक्वल हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो v अपान कितना x स्क्वायर होगा, एक x कट गया तो यस इक्वल हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4v अपान x, ये आ गया आपका s की वैल्यू। और इसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए ds अपान dx कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दी इसी लगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4x और प्लस कितना हो गया यहाँ पे, प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x और यहाँ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया माइनस। जब इसको ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगी
आ गया ये माइनस, ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का एक तरह से -4(1/x²) b के साथ, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आए समझ में। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई। अब क्या करना हम लोग को कि ds/dx इक्वल टू क्या कर देना, 0। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कर देना, पहले 0। जब 0 करेंगे तो 4x क्या होगा -4b/x² इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग के पास क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 हो गया ना, तो ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा और हो जाएगा 4bx² इक्वल टू 4x, यही ना, 4 से 4 कैंसिल होगा तो v इक्वल टू x³ मिल गया। तो ये वैल्यू हमको मिल गई, मान लिया सेकंड वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसको ले जाके रख देते हैं यहाँ पे, तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी कितनी होगी, x³/x², तो y की वैल्यू मिल गई x। यहाँ तक तो हम लोग पा गए x मिला के, तो इसका मतलब x y के इक्वल है। और ये क्या है हमारा, क्या हो गया, क्यूबाइड जो है क्यूब होगा मिनिमम एरिया के लिए। अब चलिए मिनिमम एरिया खोज लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, d2s/dx2 कर लेते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। और जब करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन किसका, इसका कर देंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर माइनस, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 4, अब यहाँ बढ़ेगा बल्कि 4 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा +8b/ कितना हो गया, x³। तो आपने देखा कि यहाँ प्लस हो गया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये हो गया मिनिमम की कंडीशन हो गई। और जब मिनिमम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू y हो गया। तो ये क्या हो गया, हेंस ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो मिनिमम एरिया के लिए जो होता है वो क्या होगा, मिनिमम सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, ये जो भी बेस अगर क्या होगा, स्क्वायर बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आया समझ में, देख लीजिए आसानी से आपको समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं। वैसा पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें जो है बेस दे के दिया था, उसमें भी सेम ऐसे ही दिया था, तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये पीछे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में आपने एप्लीकेशन का देखा होगा, ये 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से आपको मिल जाएंगे देखने को पेपर में। ठीक है, तो आप पिछला पेपर जरूर देखिएगा और इससे आप टैली कर लीजिएगा क्या आपके पेपर में आया हुआ। तो मैं जो कराता हूँ सेम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उन्हीं को कोशिश करता हूँ कराने की, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।